अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रोंकियल एस्थमा। तो स्टूडेंट, ब्रोंकियल एस्थमा ये हमारे नाम से ही मतलब इस जो टर्मिनोलॉजी है इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये हमारे ब्रोंक्यूल्स की डिजीज़ होती है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें भी जैसे एस्थमा में बताया एक एलर्जिक कंडीशन है। इसमें जो है वो इन्फ्लामेशन होगी, कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, हमारे एयरवेज नैरो हो जाएंगे। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम मतलब म्यूकस प्रोडक्शन, ये सारे के सारे इश्यूज कहाँ पे होंगे? हमारे ब्रोंक्यूल्स के अंदर होंगे। जब ये इश्यूज ब्रोंक्यूल के अंदर जो है वो अकर होंगे, टेक प्लेस होंगे, तो तब हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ब्रोंकियल एस्थमा। अब इसको नॉर्मली हम एस्थमा भी कहते हैं, ठीक है, या ब्रोंकियल एस्थमा भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि आपकी यहाँ पे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन में सबसे पहले वो डिस्कस कर रहा है कि ब्रोंकियल एस्थमा कॉमनली रेफर्ड एज एस्थमा। ठीक है, तो जो ब्रोंकियल एस्थमा इसको कॉमनली हम रेफर्ड एज कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं एस्थमा इज अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन करेक्टराइज बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवेज। तो इसमें क्या होगी? इन्फ्लामेशन होगी एयरवेज के अंदर, जो यानी जो हमारी सांस लेने का पाथवे है, इसमें जो नालियाँ हैं उसमें क्या होगी कि इन्फ्लामेशन हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, वर्म हो जाएगी, ब्रोंकोस्पेज्म हो जाएगा। स्पेज्म का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? वहाँ पे खिंचाव हुआ आ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स के अंदर खिंचाव हुआ आ जाएगा, यानी कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल, यानी ये क्या आ जाएंगे इनके अंदर? ये सुकर जाएंगी, खिंचाव आएगा इनके अंदर। एंड इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, और आपको पता है इन्फ्लामेशन है, रुकावट भी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगी? म्यूकस की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, अब जब म्यूकस की प्रोडक्शन होगी तो इस तरह के पेशेंट को फीवर भी होगा, कफ होगी कि बॉडी से कफ निकले, फीवर इंडिकेट करेगा कि बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन चल रहा है। दीज फैक्टर्स कैन लीड टू रिकरेंट एपिसोड ऑफ, अब कहते हैं कि ये जब इन्फेक्शन होंगे, ये फैक्टर्स होंगे, तो इसमें क्या होगा? पेशेंट को वीजिंग साउंड आएगी। ठीक है, एपिसोड्स ऑफ वीजिंग। अब देखें स्टूडेंट, वहाँ पे जो है वो क्या है कि म्यूकस की वहाँ पे अकोमोडेशन है, तो जैसे ही एयर इंटर होगी, एयर जाके म्यूकस के साथ सब्ट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे साउंड जो है वो वीजिंग की सीटी की तरह की जो है ना साउंड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद म्यूकस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? एक तो हमारे पास ब्रेथलेसनेस होगी। ठीक है, पेशेंट को यहाँ पे क्या होगा? ब्रेथलेसनेस होगी। ब्रेथलेसनेस का मतलब क्या है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी। ठीक है, सीने में उसको ऐसे लगेगा घुटन सी हो रही है, कफिंग होगी, कफ के थ्रू बॉडी कोशिश करेगी कि इसको बाहर निकाले, पर्टिकुलरली एट द नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग, रात के वक्त या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही पेशेंट सुबह सुबह उठेगा तब ये प्रॉब्लम उसको आएंगी। ठीक है, एस्थमा सिम्टम कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर एंड दे कैन वेरी ओवर टाइम। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जो एस्थमा के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जो अलामतें होती हैं, वो माइल्ड टू सीवियर हो सकती हैं, यानी हल्की फुल्की से लेके शदीद भी हो सकती हैं। कुछ के अंदर ये बिल्कुल हल्की-फुल्की सी होंगी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं हो उनके लिए होगा, लेकिन कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना उनको अफ़ेक्ट करेंगी, उनको साँस लेने में प्रॉब्लम होगी, कफ जब स्टार्ट होगी तो मतलब स्टॉप नहीं होगी। और कहते हैं कि ये वक़्त के साथ-साथ क्या होंगी? चेंज होती जाएँगी, वेरी करेंगी, यानी कि स्टार्टिंग में बीमारी के इतने पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होगा, मतलब ऐसा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं फ़ील होगी, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा तो उसको जो है ये सारे सिम्पटम बढ़ते जाएँगे, शिद्दत के साथ होंगे। अब कॉजेज़ देखते हैं, तो कॉजेज़ में स्टूडेंट कह रहा है कि सिम्पटम कैन बी ट्रिगर्ड बाय द वेरियस फैक्टर, यानी इसकी वजूहात क्या हैं? कहते हैं कि एस्थमा जो है कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इसको ट्रिगर करती हैं, मतलब इसको स्टार्ट कर देती हैं या इसको बढ़ा देती हैं, इंक्लूडिंग एलर्जन। सबसे पहले एलर्जन आ जाता है जिसमें पोलन, डस्ट माइट्स, एनिमल डैंडर आ जाता है। उसके बाद रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन आ जाता है कि कोई और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, तो वो लीड कर जाता है ब्रोंकियल एस्थमा को, ट्रिगर कर देगा। फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, तो ऐसे लोग जिनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी इस तरीके की है कि जहाँ पे डस्ट वगैरह इस तरह का इन्वायरमेंट है, या तो उनके अंदर क्या है इसके होने का चांस बढ़ जाता है। कोल्ड एयर, ठीक है, ठंडी हवा, प्यूटेंट्स की वजह से या फिर इरिटेंट्स की वजह से, ये सारे काजेज हैं जो कि क्या करते हैं जो है ब्रोंकियल एस्थमा को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है डायग्नोसिस आ जाती है। डायग्नोसिस में अब हम क्या करेंगे कि इसकी तशखीस कैसे करेंगे, यानी कौन सी ऐसी तरीके हैं जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा ये हमारे पास जो है वो ब्रोंकियल एस्थमा है। तो नेक्स्ट जी, डायग्नोसिस में बात कर रहा है कि डायग्नोसिस इज टिपिकली बेस्ड ऑन द कम्बिनेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। अब यानी कि इसमें जो तशखीस होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री में। ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री बहुत मैटर करेगी।
फिर उसके बाद है जी फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि उसकी बॉडी का एग्जामिन किया जाएगा, उसके जो है थोरेक्स एरिया जो है, यानी थोरेक्स एरिया वो है जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। हाँ, सीना जो है उसका जो है वो एग्जामिन किया जाएगा, लंग फंक्शन टेस्ट करवाए जाएंगे जिसमें स्पायरोमीट्री आ जाता है, ठीक है। अब स्पायरोमीट्री क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो है हम लोग लंग्स के काम करने की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है वो चेक कर रहे होते हैं, विच मेजर द अमाउंट एंड द स्पीड ऑफ द एयर। और इसके साथ साथ हमें ये भी देख रहे होते हैं कि कितनी एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो रही है, बाहर निकल रही है, और किस स्पीड से जा रही है और बाहर आ रही है। दैट कैन बी एक्सेल्ड एंड इट्स इनहेल्ड, ठीक है, एंड आर एक्सपायर्ड। तो कहते हैं कि ये जो मतलब कौन हवा किस रेशो के साथ, कितनी अमाउंट के साथ, ये स्पीड के साथ अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, स्पायरोमीट्री के थ्रू हम ये चेक करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट अगर लंग्स हमारे ठीक होंगे तो जो एयर की अमाउंट है वो भी ठीक तरह से अंदर जाएगी और बाहर भी उसी रेशियो से आएगी। लेकिन अगर लंग्स के अंदर प्रॉब्लम होगी तो ये जो बैलेंस है ये क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा लंग फंक्शन है, दूसरा आपका मेडिकल हिस्ट्री है, और साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन है। इन चीज़ों की कम्बिनेशन में हम लोग जो है वो इसको डायग्नोज करते हैं। अब डायग्नोसिस होगी स्टूडेंट, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है इसकी ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट में स्टूडेंट क्या है कि हमने चेक करना है कि हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट में हमने कि इससे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ये स्टेप्स हैं जिनको हम अगर जो है वो उनको लेंगे तो पेशेंट जो है मज़ीद किसी बीमारी से बच सकता है। सबसे पहले तो आ जाता है जी कंट्रोलर मेडिकेशन आ जाती हैं। कंट्रोलर मेडिकेशन में यानी कि स्टूडेंट ऐसी चीज़ें देंगे जो कि क्या करेंगी, इन्फ्लामेशन को और जो वहाँ पे एलर्जियंस हैं उनकी प्रोडक्शन को क्या करेंगी, स्टॉप कर देंगी। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये जो होती हैं ये लॉन्ग टर्म मेडिकेशन होती हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि ये पेशेंट को लंबे टाइम तक लेनी पड़ती हैं, सच एज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यानी अब इसमें हम क्या करेंगे, उसको इनहेल करने के लिए, यानी आपने देखा होगा कि अक्सर जो एस्थमेटिक पेशेंट है वो इनहेलर यूज़ कर रहे होते हैं, अपने नाक के थ्रू मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, लिकोट्रीन मॉडिफायर्स देंगे, ठीक है। लिकोट्रीन मॉडिफायर्स क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लामेशन को वहाँ पे जाके ख़त्म करेंगे। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे, ठीक है। अब ये कहता है कि आर यूज टू कंट्रोल इन्फ्लामेशन एंड प्रिवेंट सिम्टम। अब ये जो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग यानी कि ये भी क्या करेंगे, लंबे टाइम तक काम करेंगे, बीटा एगोनिस्ट ये क्या करेंगे कि इन्फ्लामेशन को भी कंट्रोल करेंगे और सिम्टम्स मजीद जो हैं इनसे प्रिवेंट करवाएंगे। नेक्स्ट जो है वो आ जाते हैं स्टूडेंट हमारे पास रिलीवर मेडिकेशन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि थोड़ा सुकून देंगी पेशेंट को, स्पैज़म को ख़त्म करेंगी, जो ब्रोंकियल्स के अंदर आप कह लें कि एक खिंचाव आया हुआ उसको ख़त्म करेंगी। ये शॉर्ट एक्टिंग होंगी, यानी थोड़े टाइम के लिए एक्ट करेंगी। बीटा एगोनिस्ट देंगे, प्रोवाइड क्विक रिलीफ, यानी कि ये करेंगी शॉर्ट होंगी लेकिन क्या करेंगी, फ़ौरन से रिलीफ देंगी ड्यूरिंग द एक्यूट एपिसोड ऑफ द रिलीव ब्रोंकोस्पैसम, ठीक है। यानी ब्रोंकोस्पैसम को रिलीव करने के लिए, यानी जैसे ही उसका अटैक हुआ है उसको रिलीव करने के लिए फ़ौरन से हम क्या देंगे, उसको शॉर्ट एक्टिंग देंगे, रिलीवर या मेडिकेशन देंगे। अब ये जो स्टूडेंट शॉर्ट एक्टिंग जो होती हैं ये थोड़े टाइम के लिए काम करती हैं लेकिन फ़ौरन रिस्पॉन्स देती हैं। लॉन्ग टर्म वाली जो मेडिकेशन होती है स्टूडेंट, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता काम करना है लेकिन लंबे टाइम तक इनके इफेक्ट्स रहते हैं। उसके बाद है जी जो इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिन चीज़ों से पेशेंट को एलर्जी है उनसे अवॉइड करवाना है, ठीक है। एलर्जन एंड ट्रिगर्स अवॉइडेंस, ठीक है। तो एलर्जन है और जो ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से एस्थमा डेवलप हो रहा है उनसे अवॉइडेंस करवानी है पेशेंट की। आइडेंटिफाई करना है उनको, सबसे पहले हमने देखने कि किस चीज़ के साथ पेशेंट को प्रॉब्लम है, एंड अवॉइडिंग ट्रिगर्स, और फिर उनसे अवॉइड भी करवाना है, सच एज इन्फेक्शंस, एलर्जेंस, इरिटेंट्स एंड इमोशनल स्ट्रेस। और ये जो चीज़ें हैं स्टूडेंट, जैसे कि किस चीज़ से इन्फेक्शन है, एलर्जी किस चीज़ से, कौन से ऐसे इरिटेंट है, कोई केमिकल वगैरह तो नहीं है, या इमोशनल स्ट्रेस यानी कोई किसी टेंशन की वजह से, आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एस्थमा मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट एस्थमा मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं, ठीक है। इनके थ्रू हमने एस्थमा को मैनेज करना है। उसके बाद आ जाता है जी मॉनिटरिंग, ठीक है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द सिम्टम एंड लंग फंक्शन हेल्प इन एडजस्टिंग ट्रीटमेंट प्लान एज नीडेड। अब यहाँ पे कहता है कि रेगुलरली आपने सिम्टम्स को भी मॉनिटर करते रहना है, इसके अलावा जो लंग्स के फंक्शन हैं उनको भी चेक करते रहना है कि ट्रीटमेंट हमें कितना जो है वो पेशेंट को देना है और कब कब इसकी ज़रूरत है, यानी कि पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर भी नज़र रखनी है और लंग्स के फंक्शन को भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाता है जी एमरजेंसी ट्रीटमेंट। एमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टूडेंट वो ट्रीटमेंट होगा जिसमें जो है पेशेंट को अटैक हुआ है, ठीक है, और फ़ौरन से उसको मेडिकेशन चाहिए। सीवियर एस्थमा अटैक रिक्वायर प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन, यानी कि कहते हैं कि जिसमें सीवियर एस्थमा का अटैक हो, ठीक है,
और उसमें जो है हमने फ़ौरन से पेशेंट को मेडिसिन देनी है, क्योंकि स्टूडेंट क्या होगा कि इस तरह से एस्मा के पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आप कह लें कि फ्लो है, जो एक्सचेंज है वो डिस्टर्ब हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी के बाकी पार्ट्स को ऑक्सीजन टाइम पे ना मिलने की वजह से जो है पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इस वजह से हमने इस अटैक को फ़ौरन से जो है वो प्रिवेंट करवाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को, वो उसमें सबसे पहले आ जाता है जी इमरजेंसी ट्रीटमेंट में इंक्लूड द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन देंगे, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करेंगे कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देंगे, फैला देंगे, उनका वॉल्यूम, उनका एरिया बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से एयर एक्सचेंज जो है वो उसके लिए सरफेस या एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देंगे एंड इन एक्सट्रीम केसेस हॉस्पिटलाइजेशन भी कर देंगे। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक है तो उस कंडीशन में हमने पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना है। ठीक है, सीवियर इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है उसमें स्टूडेंट 3 चीज़ें याद रखिएगा। एक आपके पास क्या है कि ऑक्सीजन थेरेपी, दूसरा ब्रोंकोडायलेटर और तीसरा आपके पास ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। ये 3 चीज़ें ही आपने याद रखनी है। ठीक है, और फोर्थ में आ जाता है कि अगर एक्सट्रीम केसेस हैं तो उसमें आपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवा देना है। उसके बाद है जी अब स्टूडेंट, क्योंकि ये आप कह लें कि एक ज़िंदगी के साथ चलने वाली डिजीज़ है, तो इसमें हमें मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को भी जो है मैनेज करना है। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है कि प्रॉपर एस्थमा मैनेजमेंट इन्वॉल्व लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब इसमें लाइफस्टाइल को भी आपने मॉडिफाई करना है। ठीक है, सच एज मेंटेनिंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करना है। स्टेइंग फिजिकली एक्टिव, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। एंड अवॉइडिंग स्मोकिंग, और स्मोकिंग से अवॉइड करना है। ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनको आपने मस्टली जो है वो पेशेंट को अडॉप्ट करने चाहिए। ठीक है, कि जिसमें वॉक भी पेशेंट के लिए मस्ट है, अच्छा खाना, ठीक है, नेचुरल चीज़ें जो हैं, फूड है, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्पाइसी फ्राइड चीज़ें इनको अवॉइड करें। फिजिकली वो फिट रहे, एक्टिव रहे, और इसके अलावा स्मोकिंग को अवॉइड करें। तो इन चीज़ों के थ्रू जो है हम एस्थमा को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये था आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक ब्रोंकियल एस्थमा पे। इसका ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है जी, अगले टॉपिक में मुलाकात होगी, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।